हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित राव गौतम एंड वेलकम टू द माय चैनल द सिविलियन आईक्यू। तो आज हम लोग ठीक है क्लास 11th का टॉपिक यहाँ से उठा रहे हैं। ये हमारा बेसिकली पहला लेक्चर है, ठीक है, क्लास 11th का। और जो कि जैसा कि आपको पता ही है ना, क्लास 11th में जो पहला चैप्टर होता है, ठीक, उसका नाम है सेट्स, मतलब कि समुच्चय। अब आपको पता ही है ना कि इस साल क्या हुआ, मतलब कि 2020 और 2021 के सत्र के लिए कि 30% हमारा सिलेबस कम हुआ है। 30% सिलेबस कम हुआ, इसका मतलब ये है कि कुछ विशेष पार्ट से है ना, जो कि आपका एक्स्ट्रा टॉपिक हुआ करता था, उसकी छटनी की गई है। अब इस चैप्टर में भी, पहले चैप्टर में है ना, इसमें भी कई सारी चीजें हटाई गई यहाँ से, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, वो देख लेते कि क्या क्या चीज हटाई गई है, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है, मतलब कि इतनी चीजें ही हमें पढ़नी। वैसे किताब में, जो कि हर स्वरूप शर्मा आपकी किताब है, उसमें हमें बहुत ज्यादा चीजें दी गई है, लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है, जितना यहाँ पे सिलेबस में डिफाइन है, खाली उतनी चीज ही हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है, ठीक है, कि समुच्चय तथा उसका निरूपण, मतलब एकदम बेसिक चीज है। रिक्त समुच्चय, परिमित तथा परिमित समुच्चय, ठीक, उप सम समुच्चय, उप समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को उप समुच्चय, विशेषकर अंतराल के रूप में, अधिसमुच्चय, समष्टीय समुच्चय के वेन आरेख, मतलब कि वेन डायग्राम, समुच्चय के सम्मिलन, सम्मिलन मतलब यूनियन, सर्वनिष्ठ मतलब कि इंटरसेक्शन, समुच्चयों का अंतर पूरक, समुच्चयों का अंतर और पूरक समुच्चय मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। इतना ही हमें पढ़ना है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 30% सिलेबस कम हुआ और जो भी पेपर बनना होगा इसी में से बनेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सेट होता क्या है। अब हम लोग अपने डेली लाइफ में है ना, सेट को लेकर क्या कहते हैं कि बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कि डिनर सेट हो गया आपका, है ना, या फिर कहते हैं कापी किताब का सेट हो गया। तो हर एक वर्ड में जाने या अनजाने रूप से हम लोग क्या है कि सेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हाँ, हम लोग ये नहीं बोलते कि ये क्या कहते हैं कि सारी किताबों का समुच्चय है या फिर जानवरों का समुच्चय है ना, ऐसा नहीं बोलते, सेट बोलते हैं हम लोग, है ना, कि ये डिनर सेट है आपका, ये टी सेट है, ये लेमन सेट है, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अब तो सेट की जो नींव पड़ी ये यहीं पर पड़ी है ना, कि क्या होता है कि अगर इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करें, है ना, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक ऐसी वस्तुओं का संग्रह, ठीक है, जिसमें कि क्या है कुछ परिभाषित हो, मतलब कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय कहलाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की, कि सेट की परिभाषा क्या होगी, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे परिभाषा की अगर बात करें तो सभी सुपरिभाषित, है ना, सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड, है ना, वस्तुओं का समुच्चय, सभी सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय, ठीक, वस्तुओं का संग्रह, समुच्चय नहीं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है ना, क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक, जैसे उदाहरण कुछ लेंगे कि जैसे, है ना, अगर हम बात करें, है ना, जैसे मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, ठीक, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में 26 टोटल लेटर्स होते हैं, और इसमें जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर मतलब कि वोवेल जो होते हैं, वो हमारे 5 होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, मतलब कि आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि स्वर यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये क्या हो गया, सभी स्वरों का समुच्चय। अच्छा, सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा, ठीक है, कि 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्या आपको पता है कि जो कि 2 से कट जाती है ना, तो मतलब कि 2, 4, 6, 8, है ना। तो ये क्या है, हमारा सेट है। अब यहाँ पर 2 चीजें आपने नोटिस की होंगी। पहला ये कि मैंने ये जो सेट का नोटेशन दिया, ठीक है, वो मैंने एक विशेष प्रकार के ब्रैकेट में, जिसे कि हम लोग मझला ब्रैकेट कहते हैं, ठीक, या फिर कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, उसमें इसको रखा। हमेशा याद रखना कि जितने भी सेट के एलिमेंट होंगे, मतलब जितने भी समुच्चय के एलिमेंट होंगे, उसको हम लोग ये कैपिटल ब्रैकेट मतलब कि बड़े ब्रैकेट, ठीक है, या फिर ये स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक, हम लोग जो सेट है वो हमेशा किस में रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, मतलब कि इस तरीके का जो ब्रैकेट होता है ना, मझला कोष्ठक, उसमें ही हम लोग रखेंगे। ठीक, ये बात हो गई। अब देखते हैं कि इसका नोटेशन क्या होता है, मतलब कि इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है।
है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो सेट होता है, ठीक है, मतलब सेट को हम हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, ठीक है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, है ना, किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा, ठीक है, कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल एन से लिखेंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए ये चीज, है ना, कि 9th-10th में हम लोग थोड़ा बहुत सीख गए हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक से लेकर आपकी अनंत तक की संख्याएं होती है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या कहते हैं कि हमने इसको कैसे लिखा, कैपिटल एन से लिखा। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये इस सेट के जो हमारे अवयव होते हैं, ठीक है, ये जो इसके अंदर होता है ये हमारा कहता है अवयव। ठीक, इसके अंदर जो होता है ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी अवयव, या फिर क्या कह लेते हैं इसको, एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो ये जो एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो हम लोग किससे लिखेंगे, वो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि कॉमा लगाकर इसको अलग अलग करके लिखेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, सेट का एलिमेंट कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, सेट का नोटेशन कहलाता है। मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग कि हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा ये बात हो गई। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या क्या है। ये यहां तक हमने देख लिया, ठीक है। अब अगला यहाँ पे टॉपिक है समुच्चय और उसका निरूपण, है ना। ये देख लेते हैं ये क्या होता है, समुच्चय और उसका निरूपण। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, समुच्चय और उसका निरूपण, मतलब कि सेट्स एंड देयर नोटेशन। नोटेशन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय को हम कितने प्रकार से यहाँ पर क्या कहते हैं, निरूपित कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली यहाँ पे दो तरीका आपका होता है। ठीक, पहला जो तरीका है आपका, ठीक, नंबर 1 यहाँ पे और यहाँ पे नंबर 2। तो पहला जो तरीका है, ठीक है, वो है तालिका या रोस्टर विधि, है ना। पहला तरीका आपका होता है तालिका या रोस्टर विधि, है ना, जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। दूसरा तरीका आपका होता है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा तरीका आपका क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों आखिर ये होता क्या है ना, इसके अलग अलग एग्जांपल समझते हैं। तालिका या रोस्टर विधि में क्या होता है कि जो भी हम क्या कहते हैं कि समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे, ये उसके नोटेशन का तरीका, प्रदर्शन करने का तरीका है कि जो भी हम समुच्चय को नोट क्या कहते हैं यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे इस विधि में, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी समुच्चय होगा, ठीक, उसका जो भी गुण होगा, उस विशेष गुण के तहत हम क्या करेंगे कि उसको में कॉमा लगाकर, ठीक है, ठीक है, करली ब्रैकेट में कॉमा लगाकर उसको अलग अलग पृथक करके लिख देते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला, है ना, मैंने क्या बोला कि क्या कहते हैं 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय, ये मैंने हिंदी में वर्ड बोला। अब इसको आपने क्या करना है कि इसमें तालिका तालिका या रोस्टर विधि से इसको लिखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय आपका क्या होगा, ये होगा आपका 2, ठीक, ये होता है आपका 4, ये होता है 6 और ये होता है आपका 8। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया तालिका विधि। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 आपका क्या हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी क्या कहते हैं स्वरों का समुच्चय। तो अभी भाई मैंने ये एग्जांपल दिया था, तो स्वर आपके क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ये हमारे क्या हो गया, ये सभी स्वर हो गए। अब ये मेथड, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा 1 2 3 4 डैश डैश अप टू कितना, इनफाइनाइट तक, है ना। ये क्या है, ये सभी आपके क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस क्या होते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए कि सेट आपका बहुत बड़ा है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर ये जो तालिका मेथड होता है, मतलब कि तालिका या रोस्टर विधि होता है, ये आपका फेल कर जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपका क्या कहते हैं कि जितने भी अपरिमित समुच्चय होते हैं, अभी आएगा आगे तो मैं बताऊंगा, है ना, कि अपरिमित क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर क्या कहते हैं कि हमें मान लीजिए कि इस मेथड से यूज कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, इसके अवयव लिखने पड़ेंगे। लेकिन
यही चीज क्या कहते हैं कि हमारा जो समुच्चय निर्माण विधि में होता है, वहीं पे यहाँ पे ये विधि क्या कहते हैं कि हमें थोड़ा मतलब कि मतलब कि ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना, यहाँ पे इसको इसको यूज करने के ज्यादा फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो मैंने सेट बोला था, ठीक, ये मैंने क्या सेट बोला था कि 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय है ना। तो यहाँ पर देखो इसी चीज को, ठीक, इसी चीज को यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा है ना कि x सच दैट x है ना, इसका मतलब होता है सच दैट, ये जो यहाँ पे बिंदी लिखी है इसका मतलब होता है सच दैट। इसको ऐसे भी यूज किया जाता है और इसको ऐसे भी यूज किया जाता है, ठीक है। किताब में दोनों तरीका दिया है, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक, मैं यही तरीका लेकर चलूंगा है ना। तो इसका मतलब क्या हो कि x सच दैट x मतलब x ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये जो हमारा बना है, इसका मतलब होता है सच दैट, और हिंदी में इसका अर्थ होता है ऐसा है, ठीक। x ऐसा है, ठीक है, कि हमें क्या करना है 2 से लेकर 8 तक की यहाँ पे सम संख्याएं दिखानी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x ऐसा है कि x बराबर 2n, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया 2n। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, और जो n की वैल्यू है, ठीक है, n की वैल्यू है वो है हमारी 1 से लेकर, ठीक है, 4 तक के बीच में, ठीक, 1 से लेकर क्या है 4 तक के बीच में। अब हमने क्या किया कि इसी चीज को, ये जो चीज मैंने लिखी है, ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसके गुण के आधार पर है ना, मतलब इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर मैंने इसमें डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, तो x बराबर मैंने कितना लिखा 2n। 2n का मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या है जो क्या है 2 से विभाज्य है, मतलब कि सम संख्या है। और n की वैल्यू मैंने कहां के बीच में रखी, 1 से लेकर 4 के बीच में है ना। इसका मतलब है कि 1 शामिल है और यहाँ पर इसका मतलब है कि 4 शामिल है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है ना। तो देखिए जैसे मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 का नम 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखने पे 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 रखने पे 2 3 6 आ जाएगा, और 4 रखने पे 2 चौको 8 हो जाएगा। 1 और 4 से ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि n की वैल्यू 1 और 4 के बीच में। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इसको सेट बिल्डर में लिख दिया, ठीक। अच्छा, ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं अब यहाँ पे दूसरा क्या होगा, नंबर 2। ये क्या है, अंग्रेजी वर्ड वाले के सभी स्वरों का समुच्चय। तो इसको मैं लिखूंगा x सिक्स दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये करली ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ना। ये एक्चुअली में ये ऐसा लिखा ही जाता है ना कि x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। जैसे ये आपका लिखा मिल जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसको आप तालिका विधि में बनाइए, तो आपको यही चीज लिखना है ना, यही चीज आपको लिखनी पड़ेगी है ना, कि ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अगला नंबर 3, ठीक। नंबर 3 आपका क्या है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, मतलब कि क्या है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक, ठीक है, संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने क्या कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या यहाँ पे लिख दी है ना, तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 से लेकर अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया। तो समुच्चय और उसका निरूपण भी, ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे, ठीक, हाँ, इसके बाद अगला जो टाइटल है यहाँ पे, अब हमें देखना है क्रम या ऑर्डर, ठीक है, वो देख लेते हैं। चलिए, अगला जो टाइटल है यहाँ पे है ना क्रम, ठीक है, तो जिसे कहते हैं ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो, जो भी हम क्या कहते हैं समुच्चय के अंदर लिखते हैं, ठीक है, मतलब सेट के अंदर जो हमें लिखा जाता है हम लोग लिखते हैं, मतलब कि ये करली ब्रैकेट के अंदर, तो इसके अंदर क्रम या ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई समुच्चय आपका ए बी सी है ना, तो इसको सी ए बी ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, या फिर इसको बी सी ए ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं है ना, तीनों चीजों का मतलब क्या है, एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय के अंदर है ना, सेट के अंदर हमारे हमारे क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे रहेंगे, ठीक, हमें खाली उससे मतलब है और क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मान लीजिए कि सेट के अंदर कोई भी क्या कहते हैं कि संख्या आपकी रिपीट कर रही है, मतलब बहुत वो कई बार आ रही है। जैसे कि मान लो कि कोई आपका सेट दिया है ना, एस बराबर आपका दिया है 1 1 3 5 7 9 2, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कि 3, फिर यहाँ पे दिया 5, फिर यहाँ पे दिया 9, फिर यहाँ पे दिया 1, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कि कई सारी संख्याएं कई बार रिपीट हुई हैं, तो सेट में हम क्या है कि रिपीट हुई संख्याओं को बार बार नहीं लिखते, है ना, उसको एक बार ही हम लिखेंगे। जैसे इसको जब हमें लिखना होगा सही तरीके से, तो इसको मैं लिखूंगा 1 3 5 7 9, है ना। क्योंकि अब देखिए एक यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो इसको मैंने एक बार ही लिख दिया, है ना, काम खत्म इसका। 3 भी यहाँ पे 2 बार आया, इसको भी मैंने एक बार लिख दिया। 5 आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, 9 आपका रिपीट हुआ है, तो 9 एक बार और 7 तो एक बार है ना। तो इस तरीके से क्या करना है हमें कि सेट के अंदर कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही है ना, तो उसके एक बार में ही लिखना है। चलिए, ये अब हमारा हो गया। अगला जो देखते हैं, ठीक है, अब हमारी है प्रश्नावली 1 है, लेकिन वहां पर जाने से पहले एक बहुत काम की चीज देख लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमें एक्चुअली में पता नहीं होता कि अच्छा यहाँ पर जितने भी सेट आपके दिए, मतलब जितने भी यहाँ पे समुच्चय दिए उसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा W, है ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, मतलब कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो इसके अंदर आते कौन कौन है, ये चीज आपको आइडिया होनी चाहिए। तो वहां पर जाने से पहले, ठीक, समुच्चय में ऐसे मैं कूदूं, है ना, एक्सरसाइज में, तो उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रुक कर यहाँ पे इस सेट के बारे में पूरा समझ लेते हैं, है ना, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अब है यहाँ पर लिख लीजिएगा, छोटी सी हेडिंग है, नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम, ये हेडिंग डाल के, है ना, एक यहाँ पे ट्री डायग्राम बना लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सबका माई बाप यही है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और हिंदी में इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या, है ना, सम्मिश्र संख्या। अब इसके दो भाई होते हैं, है ना, इसके दो भाग। पहला आपका आर मतलब कि रियल, और ये आपका इमेजिनरी मतलब कि आपका क्या कहते हैं, वास्तविक, सॉरी काल्पनिक। एक आपका होता है वास्तविक, एक होता है आपका काल्पनिक। आर मतलब रियल और आई मतलब इमेजिनरी। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब रियल और इसका मतलब होता है इमेजिनरी। ठीक, अब देखिए इसके बाद फिर से ये आपका दो में टूटेगा। एक होता है आपका रेशनल, ठीक है, और एक आपका होता है इरेशनल। ठीक, क्यू डैश, है ना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, क्यू मतलब कि आपका रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, और ये आपका होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है आपका परमेय संख्या, है ना, इसका जो मतलब होगा वो होगा क्या, परमेय संख्या, और इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, अपरमेय संख्या। ठीक, इसको छोटी छोटी मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, है ना। रेशनल नंबर का मतलब परमेय संख्या और इसका मतलब अपरमेय संख्या। ठीक, अच्छा फिर देखते हैं इसके आगे क्या है ना। तो रेशनल नंबर के बाद आपका पड़ेगा, फिर इसके दो भाग होंगे, यहाँ पे आपका आई और यहाँ पर आपका आई डैश। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका इंटीजर, ठीक, और इसका मतलब आई डैश का मतलब होता है नॉन इंटीजर। ठीक, सॉरी, अब आप देखिए इसका मतलब इंटीजर और इसका मतलब नॉन इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये आपका पूर्णांक और आई डैश का मतलब कि ये अपूर्णांक, ठीक, जो पूर्णांक ना हो। अब आई भी आपका फिर से ये टूटेगा, है ना, आई जो आपका टूटेगा, अब ये टूटेगा आपका, ठीक, एक आपका होता है आई प्लस, दूसरा आपका होता है, ठीक है, आई माइनस, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है अकेला जीरो। ठीक, वो क्या होता है, जीरो होता है। आई प्लस का मतलब कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आई डैश का मतलब, ठीक, आई माइनस, सॉरी आई माइनस, है ना, आई माइनस का मतलब यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, और ये यहाँ पे हो गया जीरो। अच्छा, ये जो आई प्लस है ना, इसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ना, एन।
ये जो आपका आई है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका आई है इसको हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं ना। आई प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक से लेकर अनंत तक की सारी संख्या है। अभी मैं लिखाऊंगा है ना कि सब में कौन कौन से आते हैं। आई प्लस का मतलब कि नेचुरल नंबर। ठीक, अच्छा होगा क्या, जिस दिन ये एन या फिर आई प्लस इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है, तब वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा होल नंबर। तो ये दोनों जिस दिन साथ हुए है ना, ये और ये, तो ये मिलके क्या बनाएंगे आपका होल नंबर, मतलब कि डब्लू बनाएंगे। तो डब्लू का मतलब क्या होता है, होल नंबर, मतलब कि हमारा क्या है, पूर्ण, ठीक है, संख्याएं, है ना, ये हमारे क्या है, ये बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से सेट में क्या क्या आएगा, है ना। ये आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, आपको क्या कहते हैं समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक, अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, मतलब सम्मिश्र संख्या है, आपके 11th में अभी तीसरे या चौथे चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, है ना। बाकी क्या कहते हैं कि ये इतना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा कौन से सेट में क्या क्या आता है, यह भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो अब जरा देखिए कि रियल नंबर क्या है ना। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें सब कुछ आता है ना, सारी संख्याएं जितनी भी हम देखते हैं, चाहे वो -1/, हो चाहे -2/5 हो, है ना, कुछ भी वटेवर, है ना, जो भी हम देखते हैं, जो भी नंबर देखते हैं, वो हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। फिर इसके बाद वास्तविक संख्याएं खुद दो में डिवाइड है, एक आपका रेशनल नंबर होता है, एक मतलब आपका परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, और दूसरा आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि आपका पाई हो गया, है ना, √5 हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक, फिर ये आपका जो रेशनल नंबर, ये फिर से आपका किसमें डिवाइड है, दो चीजों में डिवाइड है। एक आपका आई मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है, और दूसरा आपका आई डैश मतलब अपूर्णांक संख्या है। ठीक, फिर से अब आई के तीन भाग, है ना, कौन कौन से, आई प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब सभी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, आई नेगेटिव मतलब कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और यहाँ पे ये जीरो अलग से। जीरो क्या है कि जीरो आपका किसी में शामिल नहीं होता है ना, इसके लिए अलग से वर्ड यूज होता है ना। उसके बाद जिस दिन ये क्या कहते हैं, आई प्लस और जीरो आपके मिल जाते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, होल नंबर, मतलब सभी पूर्ण संख्या बन जाती है। आई प्लस जो है वो आपका नेचुरल नंबर्स भी कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है कि सभी पूर्णांक, है ना, सभी क्या कहते हैं, धन पूर्णांकों का समुच्चय, है ना, या फिर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी इसको कहते हैं। ये इतना था यहाँ तक। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद लिखना है ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एन, है ना। एन का मतलब होता है, ऐसे लिख लो, है ना, कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो ये कैसे लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में लिखे ना, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको लिखा जाता है कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन में आपका क्या होता है, 1 2 3 4 5, है ना, डैश डैश अप टू इनफाइनाइट, है ना, मतलब अनंत तक की संख्या है। इसको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोल लो, या फिर इसको सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय भी कहते हैं, या सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। तो इसको आई प्लस के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आई प्लस और एन दोनों क्या है, बराबर है। नंबर 2, सभी ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसको लिखा जाता है आपका आई माइनस से। आई माइनस में क्या होगा कि सभी ऋण पूर्णांक होंगे, लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं होगा, है ना। जैसे इधर आपका होगा -4 -3 -1, ठीक, ऐसे ऐसे करके आएगा। और इधर कहां तक आएगा, इधर आएगा आपका माइनस इनफाइनाइट तक, है ना, डैश डैश माइनस इनफाइनाइट, है ना। -1, है ना, यहाँ पे आपका -2, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं -2, ठीक, यहाँ पे आपका -3 -4 -5, इस तरह कहां तक, माइनस के इनफाइनाइट तक। अच्छा, नंबर 3, अगर जीरो, ठीक है, जीरो जाकर इसके साथ मिल गया, है ना, जीरो जाकर इसके साथ मिल गया, तब आपका क्या बनाता है, तब आपका बनता है डब्ल्यू, मतलब कि सेट ऑफ होल नंबर्स। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि ये प्रतीक याद रखना है, और साथ ही साथ कि इसके सेट में क्या क्या चीज आती है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो नंबर 3 है, ठीक, कि सभी
पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या फिर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय से, है ना, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और इसको लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स मतलब इसको लिखा जाता है कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू जब लिखेंगे तो इसमें जीरो आ जाएगा, 0 1 2 3 4 डैश डैश अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, ये 3 की हमने बात कर ली। अब इसके बाद देखते हैं, है ना, अगला क्या है यहाँ पर, इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना। अब जो अगला है हमारा, ठीक, अब देखो अगला यहाँ पर इंटीजर, ठीक, नंबर 4, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब इसको लिख देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहां पे देखिएगा सेट ऑफ इंटीजर्स में जब हम लोग देखते हैं तो पूर्णांकों में आपके धन पूर्णांक भी शामिल है, ऋण पूर्णांक भी शामिल है। मतलब कि ये आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ये प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल आई से, ठीक है, या फिर कैपिटल जेड से, है ना। तो आपके धन और ऋण दोनों शामिल होंगे, मतलब इसमें आपका शामिल होगा, है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं, मान लीजिए इधर माइनस से आ रहा तो यहाँ पे आएगा -4 -3 -1, ठीक, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और ये कहां तक, ये आपका प्लस के इनफाइनाइट तक, ठीक, और यहाँ पे क्या चीज, ये माइनस के इनफाइनाइट तक। ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है, ये जो इतना हिस्सा -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, ये आपका क्या है, ये आपका आई माइनस है, ठीक है। और ये जो इतना हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक, ठीक, ये आपका होता है आई माइनस, और ये आपका होता है आई प्लस, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर। अभी अभी यहाँ पे बताया है कि 1 से लेकर अनंत तक आपका क्या हो गया, आई प्लस या फिर नेचुरल नंबर, -1 से लेकर माइनस अनंत तक आपका क्या होगा, आई माइनस। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे 0 छोड़ दिया है, तो 0 आपका क्या है ना, 0 तो ये आपका पूर्णांक नहीं है ना, तो 0 के लिए क्या है, एक अलग कैटेगरी है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋणेतर संख्या, मतलब कि नॉन निगेटिव या फिर नॉन पॉजिटिव, है ना। तो 0 आपका पूर्णांक तो है, लेकिन नहीं, ये ना तो निगेटिव है ना फिर ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं इसका नोट, तो नोट में रहेगा यहाँ पे, है ना। तो नोट में यहाँ पे लिख लीजिए कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, कि मतलब 0, है ना, ना तो धनात्मक है ना तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ना ऋणात्मक मतलब कि निगेटिव, ठीक। 0 क्या है आपका, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तब इसके बाद आप देखिएगा कि अब इसके लिए एक सेट आता है ना, इसके लिए एक अलग से सेट आता है, यहाँ पर ये आपका नंबर 1, ये यहाँ पर आपका नंबर 2, कि एक सेट आता है सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। तो इसका जो नाम होगा ना, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इसको हिंदी में कहते हैं कि सभी, ठीक है, ऋणेतर संख्याओं का समुच्चय। नॉन निगेटिव का मतलब ये है ना, नॉन निगेटिव मतलब कि जो आपका निगेटिव ना हो, मतलब जो ऋणात्मक ना हो, तो जो ऋणात्मक ना हो मतलब वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सभी नॉन निगेटिव संख्याओं का समुच्चय, ये आपका क्या होगा कि 0 को इंक्लूड करके, है ना, 0 को इंक्लूड करके जो यहाँ पर आपकी धन संख्याएं बनेगी वो हमारा क्या बनेगा, नॉन निगेटिव, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 0 1 2 3 4, है ना, और ये कहां तक आपका इनफाइनाइट तक, ठीक। अगला देखते हैं यहाँ पर, और ये किसके बराबर, ये आपका बराबर है W के, W मतलब कि सेट ऑफ होल नंबर्स की। अगला देखते हैं नंबर 3 इसका नोट है कि सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगला देख लेते हैं, सेट ऑफ नॉन, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आपका क्या होगा, मतलब कि नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो आपका धनात्मक ना हो, तो धनात्मक ना हो तो मतलब क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
तो जीरो को इंक्लूड करके जो इतना बनेगा सेट है ना, ये जीरो से लेकर यहाँ तक का जो सेट बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा नॉन पॉजिटिव। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, कि 0 -1 -2 -3 -4 और कहाँ तक आपका माइनस की इनफाइनाइट तक। ठीक, तो ये था हमारा यहाँ तक का, ठीक, क्या कहते हैं कि नंबर सिस्टम। अब थोड़ा और देख लेते हैं इसके बाद है ना, रेशनल नंबर वगैरह देख लेते हैं कि यहाँ पे रेशनल नंबर आपका क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसको खत्म करके है ना आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अगला है हमारा है ना, ये यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो अगला है हमारा नंबर था आपका नंबर 4 शायद, है ना, रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या। तो आपने ये क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन क्लास 8 में भी सीखी है ना, कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, है ना। तो मतलब कि पी बटे क्यू के रूप में इसको लिखा जा सकता है, जहां पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखूंगा मैं वेयर, मतलब जहां पी कॉमा क्यू, पी और क्यू कहां से बिलोंग करेंगे, ये आपका बिलोंग करेंगे आई से, है ना, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आई। और यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और होगा कि क्यू डज नॉट इक्वल टू किसके होगा, 0 के। मतलब ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या का क्या है, परिभाषा है कि इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी और क्यू ये इसका अर्थ होता है बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि ये इससे संबंधित है। ठीक है, अच्छा, बिलोंग टू आई मतलब सेट ऑफ इंटीजर से, है ना, सभी पूर्णांकों के समुच्चय से। और क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए परिमेय संख्या आपकी कई प्रकार की होती है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे 2/3 भी आपकी परिमेय संख्या है ना। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 3/2 की। ठीक, अगला एग्जांपल ले लेता हूं 5/1 और अगला एग्जांपल मैं ले लेता हूं 22/7 की। अब जरा देखिएगा है ना कि तीनों मैंने अलग अलग एग्जांपल लिए है ना, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या आपका क्या क्या यहाँ पे बन सकता है। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले मैं 5/1 की बात करूं, है ना, 5/1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.0, है ना, 5 या 5.0 बात एक ही पड़ी। अच्छा, 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.5, सबने पता है यहाँ पे। अब 2/3 की वैल्यू 0.6666, है ना, अब तो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, है ना, ये 6 क्या है, रिपीट होता रहेगा। अच्छा, 22/7 की वैल्यू कितनी आती है ना, 22/7 की वैल्यू मैं खाली 3-4 डिजिट यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू होती है 3.1428 और यहाँ पे 5, मैं 5 डिजिट यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर मैं समझने समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये एग्जाम्पल प्रदर्शित क्या कर रहा है। तो अब जरा देखिए कि जैसे 2/3 है ये यहाँ पे, है ना, ये देखिए कि ये दशमलव बाद आपका क्या है, ये खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, खत्म नहीं हो रहा मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट का मतलब क्या है कि ये खत्म नहीं हो रहा है। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, 3/2 के बाद ये हमारा खत्म हो गया, मतलब 1.1 अंक बाद ये खत्म हो गया, और ये 1.1 बाद ये चलता ही जा रहा है। अच्छा, अगला क्या है, इसको मैं देखता हूँ, ये इसकी वैल्यू 5.0 है, ये भी दशमलव बाद खत्म हो गया। और जबकि ये देखते हैं ये दशमलव बाद ना तो खत्म हुआ ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो दशमलव बाद या तो खत्म हो जाती हैं या फिर रिपीट होने लग जाती हैं, ठीक है, वो कहलाती है हमारी परिमेय संख्याएं। फिर से यहाँ पे देखिएगा, ऐसी संख्याएं जो दशमलव बाद या तो खत्म हो जाती है या फिर रिपीट होने लगती है ना, ये देखिए यहाँ पे रिपीट होने लग रही है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक, अच्छा, ऐसी परिमेय संख्याएं जो जो दशमलव बाद ना तो खत्म होती है ना ही रिपीट होती है, वो हमारी कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। तो जैसे ये आपका पाई है, ठीक है, आपका ई हो गया, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी होगी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होंगी, जो हमारी क्या कहते हैं दशमलव बाद खत्म हो जाती हैं और जो हमारी क्या कहते हैं कि रिपीट होने लगती है ना। फिर से एक बार, जो खत्म हो जाती है दशमलव बाद या फिर दशमलव बाद जो रिपीट होने लगती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है परिमेय संख्याएं, है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ, है ना, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके बाद मैं लिख रहा हूँ, है ना,
यदि दशमलव के बाद संख्या है ना खत्म हो जाए या फिर रिपीट है ना, रिपीट का मतलब पुनरावृत्ति है ना, या फिर रिपीट करने लग जाए ऐसी संख्याएं, ठीक, ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं, परमेय संख्याएं, ठीक है, कहलाती है। नंबर सेकंड क्या है आपका, जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, एग्जांपल आपका होगा जो यहाँ पे मैंने लिया था 2/3, 5/1 और 3/2 है ना, ये हमारी क्या है, ये सारी हमारी परमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक, इसके उलट यदि दशमलव के बाद, ठीक है, यदि दशमलव के बाद संख्या ना तो खत्म हो और ना ही, ठीक है, और ना ही रिपीट हो, है ना, कि ना तो खत्म हो ना ही रिपीट हो, ठीक है, ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं है ना क्या कहलाती है आपकी, अपरमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अपरमेय संख्याएं मतलब कि जैसे आपका हो गया पाई है ना, जो अभी मैंने देखा था ई हो गया, अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या, ठीक है, √5, √7 है ना, ये सारी हमारी क्या कहलाती है, ये सारी हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक, तो उम्मीद है ये छोटा सा आपका नंबर सिस्टम, छोटा सा लेकिन बहुत काम की चीज है ना, आपके यहाँ से लेकर आपकी 11th या 12th पूरे काम देगी है ना, ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और बचा है ना, फिर उसके बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं कहाँ पर, प्रश्नावली 1A पर है ना, पहली प्रश्नावली पर। हमारी एक चीज यहाँ पे बताना रह गया था, मान लीजिए कोई सेट आपका दिया है ना, सेट आपका दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो अगर मैं पूछूं कि क्या दो सेट एक का हिस्सा है ना, ध्यान से पूछ देखिएगा, अगर मैं पूछूं क्या ये जो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है ना, 2 है, क्या यहाँ पर सेट ए का हिस्सा है, तो आप लोग कहोगे कि हाँ, कि देखो क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है, उपलब्ध है। अब उपलब्ध है तो इसको क्या कहते हैं, गणितीय भाषा में या फिर समुच्चय की भाषा में कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा कि 2 है ना बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है ये जो आपका है ई के जैसा बनता है, इसका अर्थ होता है बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ संबंधित है ना, संबंधित है ना, संबंधित। ठीक, अब जैसे मैं पूछूं यहाँ पे कि क्या 5 है ना सेट ए का हिस्सा है, तो आप कहोगे कि हाँ 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 यहाँ पे बिलोंग करता है, मतलब 5 क्या है, सेट ए का हिस्सा है ना, यहाँ से संबंधित है। इसी प्रकार 3 बिलोंग्स टू ए है ना, 4 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने लिखा 8, क्या ये सेट ए से बिलोंग करता है, देखो 8 यहाँ पे नहीं है, तो इसको आप कहोगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, ऐसे ई एप्सिलॉन बनाकर, है ना, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक, ऐसे एप्सिलॉन बना के आप इसको क्या करेंगे, काट देंगे, है ना, तो इसका मतलब अर्थ होता है बिलोंग्स टू, और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है आपका, इसका अर्थ क्या होता है, एप्सिलॉन। तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे एप्सिलॉन का निशान बना के काट दोगे अगर बिलोंग नहीं करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10, देखिए 10 क्या सेट ए में है, नहीं है, तो यहाँ पे आप कहोगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, चलिए ये यहाँ तक की इंफॉर्मेशन थी, इतना सफिशिएंट है हमारा एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 1A कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना, अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक भी करते चलिए, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।